Hey everyone, welcome back to my channel Fiction Addiction. Here we are with the novel Virgin Symphony. चलिए एक और पार्ट को स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. बट आई होप आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट देखा होगा, तभी आपको आगे की स्टोरी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ पाएगी. पर जिसने प्रीवियस पार्ट ना देखा हो, आई जस्ट रिक्वेस्ट कि आप प्रीवियस पार्ट को पहले देखिएगा, तभी आज की स्टोरी को समझने की कोशिश कीजिएगा. तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं. पर मेरा बस एक सवाल का जवाब दीजिएगा. जिन भी लोगों ने मेंबरशिप परचेज़ की है, क्या उनमें से कोई भी ऐसा है जो इंडिया के बाहर से हो, नेबरिंग कंट्री से? तो प्लीज़ मुझे बताइएगा. एंड ये भी मुझे बताइएगा कि उसने मेंबरशिप किस तरीके से परचेज़ की है. क्या उन्होंने VPN का इस्तेमाल किया है? वहीं दूसरी तरफ वो लोग जो मुझसे पूछ रहे हैं कि मेंबरशिप किस तरीके से परचेज़ की जाती है, तो पहले मैं बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से मैं आप लोगों को बताती हूँ. आप लोगों को मेरे चैनल पर जाने पर जॉइन बटन दिखाई दे रहा होगा. आप लोगों को जॉइन बटन पर क्लिक करना है. उसके बाद आप लोगों के सामने 3 लेवल खुलकर आ जाएंगे. लेवल 1 सुपर कैंडीज़, लेवल 2 चंक्स, लेवल 3 इन 1. आपको किसी भी लेवल को चूज़ कर लेना है. जिस भी लेवल के साथ आप जाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको पे करना है. एंड पेमेंट के काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे, जिसके अंदर पेटीएम और बैंक अकाउंट और कार्ड ये सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल हैं. आप लोग ये चूज़ कर सकते हैं. एंड देन जैसे ही आप पेमेंट क्लियर करते हैं, आप लोगों को उन वीडियोज़ का एक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा. एंड ये प्रोसेस तो इंडिया में रहने वाले लोगों के लिए है. जो लोग इंडिया के बाहर हैं वो लोग VPN का इस्तेमाल कर उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं, मेंबरशिप को परचेज़ कर सकते हैं. बट मुझे बस यही सवाल पूछना है कि अभी जो करंटली मेंबर्स हैं, जितने भी मेरे अकाउंट पर या मेरे चैनल पर, उनमें से जो भी कोई बाहर का हो जिसने VPN का इस्तेमाल किया हो या फिर किसी और मेथड का इस्तेमाल कर मेंबरशिप परचेज़ की हो, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा. या तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, या फिर कम्युनिटी पोस्ट के अंदर जाकर मुझे बता सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर भी आकर मेरे को पर्सनली मैसेज कर बता सकते हैं, DM कर सकते हैं. मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक नीचे आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ठीक है, आप लोग प्लीज़ वहाँ पर आकर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. मुझे बहुत ज़रूरत है ये जानने की. ठीक है, चलिए तो आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. खूबसूरत मौसम. आसमान में धीमे धीमे कर वो काली चादर नीचे गिर रही थी और सूरज जैसे अपनी आंखें खोलना शुरू कर रहा था. ठंडा और दिल को मोह लेने वाला इस वक्त एहसास था. हर तरफ धीमी हवाएं चल रही थीं और आसमान में वो नारंगी चादर उस काली चादर को लपेटकर हर तरफ बस फैल रही थी. हर एक शख्स बस आसमान की तरफ टकटकी लगाकर देख रहा था. तभी पीछे से आवाज़ आती है, तुम्हारा देखना हो गया तो बाकी काम भी करें. ये कहते हुए शख्स ने ज़ोर से चिल्लाया. सामने खड़ा हुआ शख्स सिर्फ अपनी निगाहों को उस आसमान से हटाता है. एंड उसने भी चिल्लाते हुए कहा, हाँ कर रहा हूँ, डोंट वरी, मैं तुमसे जल्दी कर दूंगा. ये कहते हुए वो बस हंसता मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ जाता है एंड लिटरली अपने काम पर लग जाता है. 1 घंटे तक ही सब कुछ काम करने के बाद फाइनली उसने एक गहरी सांस ली, अपने कपड़े चेंज किए एंड उस नॉट सो हैपनिंग बट हद से ज़्यादा अल्कोहल की भरी हुई स्मेल के क्लब से बाहर निकलकर उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो जी पाएगा, शायद अब वो चल पाएगा और उसके सर पर जो नशा चढ़ा हुआ है वो थोड़ा उतर पाएगा. खैर, अपने डगमगाते हुए कदमों के साथ ही वो आगे बढ़ रहा था और अपने साथ साथ अपने अगल बगल के लोगों को भी हाय हेलो करता हुआ जा रहा था, क्योंकि यही इसका काम है. हर रोज़ वो यही तो करता है एंड और लोग भी उसको जानते हैं, इसीलिए वो सब लोग भी उसे हाय हेलो कर रहे थे. पर जैसे ही उसकी घड़ी की वॉच टिक 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 कर इशारा करने लगी कि अब दूसरी शिफ्ट का वक्त आ गया है, उस शख्स की वो लड़खड़ाते हुए कदम जैसे थम जाते हैं. एंड फिर क्या था, जो कदम अभी आगे चल भी नहीं पा रहे थे वो दौड़ना शुरू करते हैं. अब बिल्कुल किसी हवा की रफ्तार की तरह वो शख्स बस दौड़े जा रहा था, लिटरली दौड़े जा रहा था. एंड उसे इस तरह से दौड़ते हुए देखकर कुछ लोगों ने सिर्फ अपना सर हिलाते हुए कहा, ये नहीं सुधर सकता. तभी उसके बगल में खड़े हुए शख्स ने कहा, हाँ ये नहीं सुधर सकता, अभी देखो जोर से चिल्लाएगा. एंड बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ. उस शख्स ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, शिट 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 शिट, मैं आज फिर से लेट हो गया, मैं फिर से लेट हो गया. ये कहते हुए वो सिर्फ अपना सर पकड़ता है एंड लिटरली बस भागने लगता है. एंड उसके पीछे लोग बस हंस रहे थे. एंड अगले ही सेकंड वो शख्स अपनी साइकिल पर था और साइकिल पूरी रफ्तार में आगे दौड़ रही थी. अब लगभग आधे घंटे के बाद गहरी सांस लेता हुआ वो अपनी घड़ी में टाइम देखता है एंड लिटरली उसने अपने माइंड में कहा, 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटे में टास्क पूरा करना है, मैं कर सकता हूँ, यस तुम कर सकते हो. ये कहते हुए वो खुद को चेयर अप करता हुआ अपनी साइकिल की स्पीड को और तेज करता है. एंड फिर क्या था, उसका टास्क शुरू हो जाता है. हर घर के डोर स्टेप के ऊपर वो न्यूज़पेपर फेंकता जा रहा था एंड लिटरली गाना गुनगुनाता जा रहा था. उसके गाने की आवाज़ सबको बहुत पसंद थी एंड इससे शायद उसे थोड़ा सा बेनिफिट भी हो जाता था. जैसे कि हाँ, उस शख्स ने अपनी पॉकेट पर हाथ रखा. लिटरली अब बहुत सारी सेविंग्स हो गई हैं एंड उसे लगता है कि ये थोड़ा काम में आ जाएंगी. ऑफ कोर्स काम में आ जाएंगी,
वैसे भी बहुत कुछ खरीदना है। ये कहते हुए वो सोच रहा था कि आज उसे पैसे कैसे स्पेंड करने हैं एंड उसे क्या खरीदना है, जैसे कि फ्लावर्स। हाँ, फ्लावर्स ठीक रहेंगे। और हाँ, उसे वार्म ब्लैंकेट भी तो खरीदना है, पहले वाला ब्लैंकेट ज़्यादा अच्छा नहीं है। और हाँ, स्कार्फ भी तो खरीदना है। हाँ, स्कार्फ करेक्ट। और ऑयल। हाँ, ये कहते हुए उसने जैसे अपनी सारी लिस्ट अपने माइंड में बोलना शुरू कर दिया था एंड लिटरली वो सिर्फ बड़बड़ाया जा रहा था और आगे बढ़े जा रहा था। लिटरली इस तरीके से पूरा 1 घंटा गुजर गया था और आखिरी मकाम भी आ गया था। एंड जैसे हर रोज होता है, आज भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। एक शख्स उस घर से बाहर निकला एंड उस शख्स ने लिटरली उस शख्स की गाड़ी के सामने कूदते हुए कहा, बस 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 ब्रेक, मेरा घर तुम हमेशा भूल जाते हो। उस साइकिल सवार ने कहा, ऐसे कैसे, तुम्हारा घर तो मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता। वैसे रूड, कल क्या प्लान रहा? आई मीन सब कुछ सेटल डाउन हुआ ना? ठीक है। तो वो जैसे कि एक मिशीवियस आइज के साथ उस सामने खड़े हुए शख्स की तरफ देख रहा था। उस अल्फा ने भी जैसे लिटरली एक स्मग लुक के साथ कहा, बहुत अच्छा, तुम्हारा आइडिया सच में टॉप था। एंड लिटरली वो बहुत खुश हो गई। उस दूसरे शख्स ने कहा, सच में? तो खुशी के इनाम में क्या मिला? एक हॉट नाइट। बस मिल के बाद कुछ भी बोलता। उस अल्फा ने कहा, बस बस बस, ये हमारा प्राइवेट मोमेंट है एंड मैं इसे शेयर नहीं करना चाहता। बाय द वे, थैंक यू फॉर योर हेल्प एंड हाँ, उसके लिए तुम्हारी ये टिप। ये कहते हुए सामने वाले अल्फा ने अपने पैंट पॉकेट से कुछ मनी निकाल कर उस साइकिल सवार के हाथ में रखा। पर उस मनी को देखकर उस साइकिल सवार ने लगभग मुंह बनाते हुए कहा, क्या बस इतना ही? इतनी मेहनत का इतना ही? लिटरली मैं तुम्हें उस बंदी को हासिल करने में कितनी हेल्प की है और उसके बदले में तुम मुझे ये दे रहे हो, ये चिल्लर? इसमें तो मेरा कुछ भी नहीं होगा। उस अल्फा ने कहा, बस बस ड्रामे करना बंद करो, इसमें बहुत कुछ होगा। ब्रेड आ जाएगी एंड हाँ, तुम एक अच्छी जगह पर ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पर साइड में। पर कुछ बोलता। उस साइकिल सवार ने कहा, बस तुम्हारे आइडियाज़ नहीं चाहिए मुझे। हाँ, आइडियाज़ देना मेरा काम है। और हाँ, तुम जैसे गरीब इंसान से इतने पैसे भी निकल आए ना, ये भी अपना में बहुत बड़ी बात है। अब जल्दी जाओ वरना तुम्हारा मास्टर तुम्हें बहुत जोर से किक मारेगा एंड उसके बाद तुम मुझे ये टिप देने लायक भी नहीं रहोगे। जाओ जाओ जाओ, भागो। ये कहते हुए वो साइकिल सवार सिर्फ अपना हॉर्न बजाता है एंड लिटरली वो अल्फा उस साइकिल सवार की तरफ घूर कर देख रहा था। पर अगले सेकंड दोनों हंस जाते हैं एंड दोनों अपनी अपनी राह पर निकल गए थे। वो अल्फा उसी घर में वापस लौट कर अपना आगे का रूटीन करने और वो साइकिल सवार अपनी नई राह पर अपने नए काम को करने के लिए। वहाँ लगभग 2 घंटे के बाद एक और शिफ्ट में उसका काम खत्म हो गया था। न्यूज़पेपर डिलीवरी, उसके बाद दूध की सर्विस एंड हाँ, अब ये गार्डनिंग का काम। उस साइकिल सवार ने उस खूबसूरत फूल की तरफ देखा एंड फिर उसे अपनी साइकिल पर लटकाते हुए कहा, ये उसे ज़रूर पसंद आएगा। हाँ आएगा ना? लिटिल फ्लावर, क्या तुम मुझे पसंद आओगे? ये कहते हुए साइकिल सवार उस फूल के पास झुकता है जिससे बहुत खूबसूरत खुशबू आ रही थी। एंड आई भी क्यों ना, ये ऑटम का पहला खिला हुआ फूल था और इसकी महक इस वक्त पूरे टाउन में फैली हुई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उस साइकिल सवार के चेहरे पर फैली हुई थी। उस साइकिल सवार ने अपने साइकिल के हैंडल को कसकर पकड़ा एंड देन एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट देते हुए कहा, बाय द वे, मुझे अभी भी बहुत बुरा लगता है कि इतना वक्त हो गया और मुझे अभी तक उसके फेवरेट फ्लावर के बारे में नहीं पता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें वो पसंद करेगा? तुम्हारी सिस्टर को तो कल पसंद नहीं किया था। हाँ, मैं उसके लेकर लिली लेकर गया था पर उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। और उससे पहले मैं पॉपी लेकर गया था, तब भी वो ऐसे ही मुंह बनाकर बैठा हुआ था। एंड उससे पहले जैस्मीन भी लेकर गया था पर डैम, उसे कुछ भी पसंद नहीं आया। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो तुम्हें पसंद करेगा? तुलिप, ये कहते हुए उसने उस ब्यूटीफुल फ्लावर की तरफ देखा जैसे कि वो उसे जवाब देगा, पर डैम, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। और उसकी ऐसी हरकतों को देखकर वो फ्लावर शॉप वाली लेडी सिर्फ अपना सर झटक देती है एंड फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैंने लगता तुम्हें अपने ओमेगा से खुद ब खुद पूछ लेना चाहिए कि उसका फेवरेट फ्लावर आखिर है कौन सा। तुम हर रोज इस तरीके से बातें करते हो और मुझे लगता है कि कोई भी फूल उसे पसंद नहीं आता है जितनी मैंने तुम्हारी बात सुनी है। उस फ्लावर लेडी की बात सुनते के साथ ही उस साइकिल सवार ने उस लेडी की तरफ देखते हुए कहा, क्या ग्रैनी, अब मैं उससे पूछ लूंगा तो फिर सरप्राइज कैसा रहेगा? मैं अपने ओमेगा को हर रोज सरप्राइज देना चाहता हूँ। आई मीन क्या पता कब कौन सा फ्लावर उसे पसंद आ जाए एंड उसकी आंखें चमक जाए। उस फ्लावर लेडी ने कहा, तो तुम उसकी आंखें पढ़ते हो? उस साइकिल सवार ने कहा, कोशिश तो करता हूँ पर वो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता। आपको पता है वो बहुत मूडी है। उस फ्लावर लेडी ने कहा, अच्छा, पर तुम्हारे जैसे हैंडसम अल्फा को देखकर तो मुझे लगता है कि तुम्हारा ओमेगा तुम्हारे प्यार में पागल होगा। आई मीन तुम्हारे जैसे शख्स को कोई भी पाकर यू नो ना, ये कहते हुए जैसे विंक कर देती है एंड साइकिल सवार का पूरा चेहरा ब्लश कर जाता है। उसने अपनी आइज को रोल करते हुए कहा, क्या ग्रैनी, आप मेरे साथ फ्लर्ट कर रही हैं? सुबह सुबह इस तरीके से बातें करना अच्छी बात नहीं होती। एंड वैसे भी मैं आपकी बेटी की उम्र का हूँ, आपको नहीं लगता कि आपकी उम्र थोड़ी ज़्यादा? तो बस फ्लावर लेडी ने कहा, हे जेंटलमैन, मैं अपने बारे में बात नहीं कर रही थी। तुम जानते हो ना, इस पुअर लेडी की एक बेटी भी है एंड लिटरली वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। ये कहते हुए उस फ्लावर लेडी ने उस साइकिल सवार की तरफ देखा एंड उस साइकिल सवार ने अपनी उंगलियों को दिखाते हुए कहा, पर मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ एंड हाँ, एक मैरिड पर्सन के साथ इस तरीके से फ्लर्ट करना और उसकी एक्सपेक्टेशन रखना ये गलत बात है ग्रैनी, बिल्कुल गलत बात। उस ग्रैनी ने कहा, ओके ठीक है, बाय द वे जाकर अपने ओमेगा को संभालो, शायद उसे तुम्हारे फ्लावर की खुशबू पसंद आ जाए और हाँ, तुम्हें भी वो पसंद कर ले, क्योंकि लगता नहीं है कि तुम्हारा चार्म उस पर काम कर रहा है।
उस साइकिल सवार ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, पर एक दिन करेगा, एक दिन मेरा चाम उस पर जरूर काम करेगा। बाय द वे, मैं आपके पैसे कल दूंगा। ग्रैनी ने कहा, नो वरीज, वैसे भी तुमने पिछले महीने भी यही कहा था कि तुम कल दोगे, पर अभी तक कल आया नहीं है। एंड जैसे उस ग्रैनी ने ये बात कही, एक साइकिल सवार जैसे रुक गया था एंड एक पल के लिए वो ग्रैनी को ही देखने लगता है। उस ग्रैनी ने कहा, कोई बात नहीं माय सन, तुम ले जा सकते हो, वैसे भी तुम्हें फूल देना मुझे अच्छा लगता है। उस साइकिल सवार ने कहा, डोंट वरी ग्रैनी, एक दिन मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। आई स्वेयर, मैं आपसे वादा करता हूँ, एक एक फूल की कीमत दूंगा, क्योंकि ये फूल मेरे ओमेगा के लिए है एंड मैं उसके लिए सब कुछ करना चाहता हूँ, और फ्री में बिल्कुल भी नहीं, अपनी मेहनत से। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। उस ग्रैनी ने कहा, ओ माय चाइल्ड, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ये ओल्ड लेडी तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती है। और हाँ, और अगर तुम्हें सच में पे करना हो ना, तो एक दिन अपने ओमेगा को मेरे से मिलवाने के लिए ले आना। मैं बस देखना चाहती हूँ कि वो कैसा है जिस पर तुम्हारा दिल आया हुआ है और तुम पूरी तरीके से उसके लिए लट्टू हुए फिरते हो। पूरे टाउन में तुम्हारी बातें हैं, पर तुम सिर्फ अपने ओमेगा के लिए लॉयल हो। तो एक दिन उसे मिलवाने के लिए लेकर आओगे, ठीक है? तो वो ओल्ड लेडी उस साइकिल सवार की तरफ देखने लगी एंड उस साइकिल सवार ने अपनी बाहें कोचकाते हुए कहा, मैं तो कोशिश करता हूँ, पर उसे बाहर जाना पसंद नहीं है। यू नो ना, वो थोड़ा मूडी। उस ओल्ड लेडी ने कहा, हाँ समझ गई, तुम्हारे ओमेगा को पता है तुम उसे क्या क्या कर बुलाते हो। इस बात पर उस साइकिल सवार ने अपनी साइकिल के पेडल पर अपना पैर रखा एंड देन साइकिल को चलाते हुए कहा, उसे मेरे बारे में सब पता है और मुझे भी उसके बारे में सब पता है, क्योंकि हम सोलमेट्स हैं। सोलमेट्स, ऐसा कहीं देखा है आपने? ये कहते हुए वो हंसता मुस्कुराता हुआ बस आगे जा रहा था, जोर जोर से सोलमेट सोलमेट बोलता हुआ। एंड वो फ्लावर लेडी सिर्फ अपना सर झटक देती है एंड देन उसने मुस्कुराते हुए कहा, पता नहीं कैसा ओमेगा है इसका, झल्ला है ये पूरा झल्ला। ये कहते हुए जैसे बस अपने काम में लग गई थी एंड वही दूसरी तरफ वो साइकिल सवार बस अपनी ही धुन में आगे बढ़े जा रहा था। लिटरली उसकी पूरी बॉडी बहुत थकी हुई थी, इतनी ज़्यादा कि कुछ पूछो ही मत। कल रात से लेकर उसने एक मिनट की नींद तक नहीं ली है, लेकिन फिर भी यहाँ आते वक्त वो इतना एनर्जाइज है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। उसकी आंखें चमक रही हैं। उसने फाइनली अपनी साइकिल को वहीं स्टैंड पर लगाया एंड देन अपने हाथों में उस फ्लावर को पकड़कर और बाकी सारी चीज़ें जो वो घर के लिए लेकर आया उन सबको लेकर वो फाइनली उस घर में बढ़ गया था, उस छोटे से हट हाउस के अंदर, जो देखने में इतनी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं लग रहा था। चीज़ें काफ़ी पुरानी थी एंड ऐसा लग रहा था ऑलमोस्ट अपनी लाइफ खो ही चुकी हैं। पर खैर, चीज़ें होना ज़रूरी हैं, उनकी लाइफ से क्या ही फ़र्क पड़ता है ना? ठीक है, तो वो साइकिल सवार ने एक नज़र सब तरफ घुमाई एंड देन उस सीलिंग की तरफ देखा जहाँ से पानी अभी भी लीक हो रहा था। एंड देन उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज मुझे ये सीलिंग ठीक करनी ही पड़ेगी, वरना अगली बार अगर बारिश हुई ना तो शिट, वो भीग जाएंगे और मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं डेफिनेटली ऐसा नहीं चाहता। तो आज ही मैं काम कर ही रहूँगा अपनी शिफ्ट पर जाने से पहले। ठीक है, तो वो अपने सारे सामान को वहीं साइड में रखता है एंड किचन से होता हुआ फाइनली उन फूलों को वो एक वास में रखकर बाहर की तरफ ले आया था, जहाँ पर ऑलरेडी एक लेडी बैठी हुई थी। उस लेडी ने उस साइकिल सवार की तरफ देखते हुए कहा, वो तो तुम आ गए? उस साइकिल सवार ने कहा, हाँ मैं आ गया। ये कहते हुए वो फ्लावर वास वहीं साइड में रख देता है एंड देन उसने उस बेड पर लेटे हुए शख्स की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? ये अभी भी सो रहे हैं? उस लेडी ने कहा, लिटरली तुम सवाल पूछ रहे हो, तुम्हें भी पता है कि वो कब से सो रहा है। इस बात पर वो साइकिल सवार जैसे एक पल के लिए उस लेडी की तरफ देखता है एंड फिर अगले ही सेकंड उस शख्स की तरफ जो बेड पर लेटा हुआ था एंड देन उसने अपने आप को लीन किया एंड उस शख्स के फॉरहेड पर किस करते हुए कहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी बस थके हुए हैं, बहुत जल्द जाग जाएगा एंड उसके बाद मुझे बहुत सारा काम करना है। बाय द वे ग्रैनी, क्या आप ब्रेकफास्ट खाना चाहेंगी? उस ग्रैनी ने कहा, मुझे नहीं खाना, मुझे घर लौटना है, तुम जानते हो ना घर खाली पड़ा हुआ है एंड हाँ मैं भी बस थक गई हूँ, पूरी रात इसने परेशान किया मुझे। उस साइकिल सवार ने कहा, क्या? वो ग्रैनी ने ऐसे कहा, इसे बुखार आ गया था एंड मुझे ऐसा लगता है कि हमें डॉक्टर के पास जाकर फिर से कंसल्ट करना चाहिए, ये बुखार इसे परेशान करता है एंड लिटरली पूरी रात बड़बड़ाता रहता है। उस शख्स ने कहा, मैं बात करूंगा, जब मेरे पास पूरे पैसे हो जाएंगे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए, अभी थोड़े पैसे कम हैं इसीलिए, बट डोंट वरी, मैं बात ज़रूर करूंगा एंड पूरी कोशिश करूंगा कि इस हफ्ते तक मैं ये काम कर दूं। उस ग्रैनी ने कहा, ओके। वैसे अब हालत को देखकर लगता है कि वो दिन दूर नहीं है। एक पल के लिए वो रुक गया था एंड वो ग्रैनी की तरफ देखने लगा। उस ग्रैनी ने कहा, क्या समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? ठीक है, तो उसने विंक किया एंड इस बात पर वो शख्स से बस अपना सर झटक देता है एंड देन उसने किचन में जाते हुए कहा, अब आपको घर लौटना चाहिए एंड मुझे मेरा थोड़ा समय अपने ओमेगा के साथ बिताने दीजिए। वैसे भी आपको लगता है कबाब में हड्डी बना अच्छी बात नहीं है? एंड जैसे उस शख्स ने ये कहा, उस ग्रैनी ने चिल्लाते हुए कहा, यू ब्रैट, सही है, जब तक ज़रूरत है तब तक ग्रैनी ग्रैनी एंड जब ज़रूरत खत्म हो जाए और तुम अपने ओमेगा के पास वापस आ जाओ तो बस फिर क्या ग्रैनी और क्यों ग्रैनी। ठीक है भाई, यही ज़माना है। हाँ मैं चलती हूँ, एंजॉय करो अपने ओमेगा के साथ एंड हाँ ये छत ठीक करना बिल्कुल मत भूलना, कल रात को बारिश आई थी एंड लिटरली पल की मैं डर गई थी अगर यहाँ पानी आ जाता तो। एंड इस बात पर वो शख्स जैसे रुक जाता है एंड उसने किचन के वहीं डोर फ्रेम पर खड़े होते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता, एटलीस्ट इस जगह पर तो पानी नहीं आएगा। उस ग्रैनी ने कहा, हाँ बेशक तुम्हारा कमरा पूरा पानी से ही क्यों ना भर जाए, थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान दिया करो, लिटरली खुद की हालत देखो एंड ये कपड़े
कितनी ख़राब हालत में हो चुके हैं। तो मैंने लगता है कि तुम्हें एक नए जोड़ी कपड़े लेने चाहिए, बिल्कुल वैसे जैसे कि नए जोड़ी जूते लेने चाहिए। तुम इतनी सर्दी में जाते हो एंड लिटरली पूरी रात काम करते हो, वहाँ पर एटलीस्ट तुम्हें इन चिप्स जगह तो ख्याल रखना चाहिए, वरना तुम बीमार। बस पहले कि वो ग्रैनी कुछ बोलती, उस शख्स ने अपने कंधों को उड़ाते हुए कहा, हाँ हाँ ग्रैनी, आप हर रोज़ एक ही बात कहती हो। एंड उस ग्रैनी ने ऐसे अपने दांत पीसते हुए कहा, एंड फिर भी तुम नहीं सुनते, अपना कोई ख्याल नहीं रखते, बस फूल, कंबल, स्कार्फ और ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने कहा नहीं, सारी चीज़ों की जरूरत नहीं है, वो ये नहीं पहनता एंड नहीं वो इन फूलों को सूंघता है। उस शख्स ने कहा, क्या फ़र्क पड़ता है, कभी तो सूंघेगा ना, एंड डेफिनेटली उन्हें सब चीज़ों की ज़रूरत है। आपको नहीं पता टेम्परेचर बदल रहा है एंड सर्दी होने वाली है, बर्फ तक भी पड़ सकती है और मैं नहीं चाहता कि उसे कुछ। बस पहले के बाद कुछ ही बोलता, उस ग्रैंड ने अपने पैर पटकते हुए कहा, बस बस बस, मुझे नहीं सुनना, हर रोज़ मैं एक ही बात सुनती हूँ और तुम्हें समझा समझा कर मैं पागल हो चुकी हूँ। उसके पास अपना कंबल है एंड लिटरली वो अपने बेड से उठता तक नहीं है एंड उसे सिर्फ कंबल की ही ज़रूरत है जिसका था लगी हुई है यहाँ पर। तो स्कार्फ वगैरह का क्या करेगा वो, कुछ भी नहीं। एंड ज़रूरत किसी को है ना तो वो तुम्हें है। अपने पैसों को इस तरीके से बर्बाद करना बंद करो, समझ में आ रहा है तुम्हें, वरना तुम बीमार पड़ जाओगे। अगर तुम बीमार पड़ गए तो फिर इसका ख्याल कौन रखेगा। ठीक है, तो वो ग्रैंड गुस्से में आ गई थी क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये इंसान हमेशा ऐसे ही करता है, अपने आप को कंप्लीटली निगलेक्ट कर कर ये बस इसी की चीज़ों को भरता रहता है। पर इस ओमेगा को इन सब चीज़ों की ज़रूरत है भी। हाँ, वो ग्रैनी समझा समझा कर दुखी आ चुकी है, पर यह इंसान समझने को ही तैयार नहीं है। एंड एक बार फिर से वैसा ही हुआ, उस शख्स ने वहीं गेट पर से खड़े होते हुए कहा, ग्रैनी, ये मेरा और उसके बीच की बात है, आपको लगता है कि आप दोनों को हमारे बीच में नहीं बोलना चाहिए। उस ओल्ड लेडी ने उस यंग मैन की तरफ थोड़ा सा अजीब निगाहों से देखते हुए कहा, दो लोग कौन। एंड इस बात पर वो शख्स से जोर से हंस जाता है एंड उसने फिर अपनी आंखों को मटकाते हुए कहा, ऑफ कोर्स आप और आपकी झोले भर भर टेंशन। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, उम्र हो गई है आपकी, और इससे ज़्यादा अगर आपने चिंता की ना तो आपको हार्ट अटैक। और बस पहले वो कुछ भी बोलती हुई ग्रैनी एक जोर से प्लो उठाकर उसकी तरफ फेंक कर कहती है, यू ब्रैट। उस शख्स ने कहा, मैं ब्रैट नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने ओमेगा की परवाह कर रहा हूँ, और अपने ओमेगा के साथ प्यार जताना और उसकी इतनी परवाह करना क्या कोई गलत बात है। ग्रैनी, आप मुझे कैसी बातें सिखा रही हैं। ठीक है, तो वो ड्रामेटिकली उस ग्रैनी की तरफ देख रहा था एंड ग्रैनी ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं कुछ तुम्हें सिखा नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ बता रही हूँ, अपने लिए एक अच्छी जैकेट ले लो। ये क्या पहन रखा है तुमने, इसमें तुम्हारी सर्दी रुक सकती है। उस शख्स ने जैसे उस ग्रैनी की तरफ देखते हुए कहा, ऑफ कोर्स, ये कितनी गर्म है आपको। पर उससे पहले कि वह कुछ भी बोल पाता, उस ग्रैनी ने कहा, सच में ये गर्म है। उस शख्स ने कहा, ग्रैनी, अभी मैं 2 महीने पहले तो ये ली है। उस ग्रैनी ने कहा, तुमने ली नहीं है, तुमने उठाई है उस 224 वाले हाउस नंबर से, जहाँ उन्होंने फेंक दिया था इसे फेंक दिया था। इसका मतलब यह है कि ये काम में नहीं आ रही थी, ये बेकार हो चुकी थी। एंड उस यंग मैन ने कहा, अरे ग्रैनी, चीज़ें खराब हो जाती है तो इसका मतलब थोड़ी ना फेंक दिया जाता है, उन्हें संभाल कर रखा जाता है ताकि कोई और उसे इस्तेमाल कर सके। एंड देखिए, मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये इतनी बुरी भी नहीं है, मैं इसके अंदर एक वार्मर पहनता हूँ ना तो मुझे कुछ भी नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। एंड हाँ, अब आपको सच में घर जाना चाहिए क्योंकि मुझे अपने ओमेगा के साथ वक्त गुजारना है, और अगर आप इतनी तेज़ी से बोलती रही ना तो वो जाग जाएगा। एंड आप जानती है ना, अगर वो जाग गया तो कितने खराब मूड में होगा। इस बात पर ग्रैनी जैसे घूर कर सिर्फ उस यंग मैन की तरफ देखने लगती है, फिर वो ज़्यादा कुछ नहीं कहती, अपना पर्स उठाती हैं, लिटरली उस कमरे से बाहर निकल जाती हैं, क्योंकि ये इंसान पागल है, इसे दिमाग मारना बिल्कुल फिजूल है, ये करेगा वही जो इसके मन में होता है। एंड वही हुआ, वो इंसान जैसे अपने मन का काम करने लगा। उसने वही साइड में से एक ओपेरा को स्टार्ट किया, वही सॉफ्ट सूदिंग म्यूजिक जो लिटरली उसके कानों को राहत देता है। फिर उसने अपने किचन के अंदर अपने एप्रन को बांधा एंड फिर विजिल करता हुआ वो अपना खाना बनाना शुरू करता है और अपने पूरे दिन को अपने फेवरेट पर्सन को सुनाना भी शुरू करता है। उसने अपनी चिपिंग वॉइस में कहा, तुम्हें पता है आज क्या हुआ, मैंने क्लब में एक परफॉर्मेंस देखा एंड लिटरली इट वाज माइंड बॉगलिंग। एंड लिटरली उसके गाने के लिरिक्स कितने 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 अच्छे थे, मुझे ऐसा लग रहा था वो गाना हम दोनों के लिए बनाया गया है। एक दिन ऐसा होगा कि मैं वो गाना तुम्हारे लिए गाऊंगा, जब तुम्हें अपनी डेट पर लेकर जाऊंगा। मैं भी पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, अभी थोड़े से कम है, लेकिन जिस दिन पूरे हो जाएंगे ना, आई स्वेयर मैं तुम्हें एक 5 स्टार लेविश क्लब में लेकर जाऊंगा। हाँ, अभी मैं क्लब भी अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन जिस दिन मैं रेस्टोरेंट अफोर्ड कर पाऊंगा ना, उस दिन रेस्टोरेंट में, एंड उसके बाद जब होटल अफोर्ड कर पाऊंगा तो होटल में भी मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, आई प्रॉमिस यू, ओके। एंड शायद मैं भी तुम्हारे बर्थडे तक ऐसा हो जाए या फिर मेरे बर्थडे तक, वैसे भी इसमें थोड़ा टाइम है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पैसे जोड़ रहा हूँ ना। एंड हाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत 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 ब्यूटीफुल कार्डिगन देखा है एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे पर बहुत सूट करेगा। ग्रैनी तो गुस्सा करती रहती है, पर उन्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें ये कलर बहुत सूट करता है। एंड हाँ, तुम्हारे लिए न्यू कैप भी तो खरीदना है, एंड ऑयल भी वो कह रहे थे कि ऑयल बहुत ज़्यादा परफेक्ट है हेयर ग्रोथ के लिए, तो मुझे लगता है कि वो मुझे लेकर आना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? ठीक है, तो उसने पीछे मुड़ कर उस शख्स की तरफ देखा जो अभी सो रहा था। उस शख्स ने फिर एक काहे बढ़ते हुए कहा, अरे यार तुम सो रहे हो, पता नहीं तुम्हारा ये मौन व्रत कब खत्म होगा और तुम मुझसे बात करोगे, हम मुझे अपनी सारी फेवरेट्स बताओगे। लिटरली अब मैं ये पिक एंड थ्रू करते करते थक गया हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो ले आता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम्हें इनमें से कुछ भी पसंद नहीं आएगा, या फिर अगर तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं आया तो, या फिर तुम्हें कुछ और चाहिए होगा जो मुझे नहीं पता होगा, तो मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो यंग मैन उस पर्सन की तरफ देखने लगा, पर एक बार फिर से कोई जवाब में नहीं मिलता। तो उस शख्स ने कहा, ओके तो काम करता हूँ, तुम्हें मैं अपना गाना सुनाता हूँ जो मैंने क्लब में सुना था, सुनना और मुझे बताना कि तुम्हें कैसा लगा, ओके। ठीक है, तो वो इंसान उस ओपेरा के म्यूजिक को चेंज कर देता है एंड लिटरली उसने एक बहुत ब्यूटीफुल एंड कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक वहाँ प्ले करना शुरू कर दिया था। एंड ना ही सिर्फ प्ले करना, उसने गाना भी शुरू कर दिया था।
एंड गाना गाते हुए ही वो शख्स के बहुत करीब आ जाता है, धीमे से वहीं बैठ के सिराने बैठता है एंड उसका जेंटल हैंड होल्ड करता है एंड फिर सॉफ्टली उस पर किस करते हुए उसके कान के पास लीन होता है एंड देन उसने अपनी धीमी आवाज़ में गाना शुरू किया। लवर ऑलवेज कम ऑन look in my eyes, they will tell you the truth. The man in my stories has always been you. I had go down with the Titanic, it's true for you. Lover, look in my eyes, they will tell you the truth. The man in my stories has always been you. I had go down with the Titanic, it's true for you. Lover, think about it. There are so many people in an auditorium and I will sing for you. That, come on. Ladies and gentlemen, will you please stand with every guitar string scar on my hand? I take this magnetic force of as a man to be mine. Lover, my heart's been borrowed and your has been blue. All is well and it's well that end up with you. Swear to be over dramatic and true to be mine. Lover, it's you. Always mine. And I am yours. Always mine. Sweetheart, ये कहते हुए उसने बहुत जेंटली, बहुत लविंगली उस पर्सन के फॉरहेड पर किस किया और जो पर्सन अपनी ब्यूटी स्लीप में लीन था एकदम से जैसे उससे हट जाता है। धीमे से उसकी आंखों से जैसे आंसू निकलने लगते हैं और ये देखकर वो यंग मैन थोड़ा सा मुस्कुराता है और अपनी नम आंखों से उन आंसू को जैसे बहुत प्यार से जेंटली साफ़ कर देता है। फिर बहुत हौले से उसने अपने लवर की तरफ देखा और फिर धीमी आवाज़ में कहा, यू नो ना, यू आर माई एवरीथिंग। आई नो, यू नो, बिकॉज यू फील एवरीथिंग, है ना। ये कहते हुए उसने बहुत जेंटली उस ओमेगा के दिल पर हाथ रख दिया था जहाँ उसकी धड़कनें बहुत तेज़ उसे सुनाई दे रही थी और ये देखकर वो यंग मैन बस मुस्कुरा जाता है। फिर उसने अपनी चिरपिंग वॉइस में फिर से कहा, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए कुछ परचेज़ किया है। लिटरली उसे देखकर बस मुझे तुम्हारा ख्याल आया। मैं जानता हूँ आंट मुझे इसके लिए बहुत गुस्सा करने वाली है, लेकिन फिर भी ये तुम्हारे लिए है। रुको मैं लेकर आता हूँ। ये कहते हुए दौड़ता भागता हुआ जाता है अपने उसी बैग के पास जो उसने वहीं दरवाजे पर रखा हुआ था एंड फिर वहाँ से एक ब्लू कलर का स्कार्फ लेकर वो दौड़ता हुआ फिर से उसी पर्सन के पास आ गया था एंड देन उसने उस स्कार्फ को उस पर्सन के गले पर डालते हुए कहा, देखो कैसा लग रहा है, ये लग रहा है ना बहुत ब्यूटीफुल, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह। मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा, ऑफ कोर्स पसंद आएगा। एंड ये देखो ये कितना वार्म और सॉफ्ट भी है, बिल्कुल तुम्हारे चीक्स की तरह। बाय द वे, क्या तुम मुझे बताओगे ये तुम्हारी स्किन इतनी पर्च क्यों कर रही है? लिटरली मैंने सारी क्रीम्स ट्राई करी लेकिन फिर भी लगता है ये सारी क्रीम्स तुम्हारी सॉफ्ट स्किन के लिए परफेक्ट नहीं है। कुछ एक्सपेंसिव वाली लेकर आनी होगी, लेकिन अभी डोंट वरी, इस महीने के आखिरी तक मैं उसकी भी सेविंग करने की पूरी कोशिश करूँगा। मार्था बता रही थी कि उसके पास कोई सजेशन है, बट खैर छोड़ो, ये सारी बातें छोड़ो। मैं क्या कह रहा था, पर इससे पहले कि वो अपनी बड़बड़ आगे कुछ भी कर पाता, किचन से कुछ जलने की स्मेल आना शुरू करती है एंड जैसे ही उसे स्मेल आई उसने चिल्लाते हुए कहा, शिट, मैं डिनर तो भूल ही गया, रुको मैं अभी आता हूँ। ये तो वो भागता दौड़ता अपने किचन में जाता है एंड लिटरली उसका हाथ जलते जलते बचा। उसने वही फ्राइंग पैन को गैस से उतार कर साइड टेबल पर रखा एंड देन चिल्लाते हुए कहा, शिट, मेरा पूरा खाना जल गया, अब मैं क्या खाऊंगा? मैं कितना बोलता हूँ, कभी कभी माँ सही ही कहती थी, कम बोलने वाले ज़्यादा ज़िंदगी बेहतर तरीके से जीते हैं और मैं अपनी मुसीबत का कारण शायद मैं ही हूँ। हाँ खैर मुझे इसी से खाने से काम चलाना पड़ेगा, बाकी घर में तो और कुछ है नहीं। ये कहते हुए वो यॉन करता हुआ एक बार फिर से अपने ओमेगा के पास आ गया था एंड वही बेड में साइड में जगह बनाता है, अपने प्लो को अपने पीछे रखता है, उस ओमेगा के हाथ को अपने एक हाथ में पकड़ता है, दूसरे हाथ से अपनी स्पेगेटी खाना शुरू करता है जो ऑलमोस्ट जल ही चुकी थी। खैर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो अभी भी चिरपिंगली अपना पूरा दिन अपने ओमेगा को सुना रहा था एंड लिटरली छोटी से छोटी बात को वो शेयर कर रहा था, जैसे कि वो एक किताब लिख रहा हो। एक किताब पिछले 6 महीने से वो यही तो कर रहा था, हर छोटी से छोटी बात को बताना और शेयर करना अपनी ज़िंदगी के सबसे ख़ास पर्सन से, एक ऐसे शख्स से
जिसके अलावा उसकी ज़िंदगी में अब और कोई नहीं है। तो ऑफकोर्स उसे तो सारी चीज़ें बतानी ही चाहिए ना। एंड खैर, आज की बातों का कोटा कंप्लीट करते हुए पता नहीं कब उसकी आंख लगी थी। शायद उसकी दिन भर की थकान ने उसके सहन में अपनी जगह ले ली थी और कब वो बस सो जाता है, इस बात का ख्याल उसे ही नहीं रहता। वो लिटरली गहरी नींद में सो गया था। एंड वहीं दूसरी तरफ जो शख्स उसके बगल में लेटा हुआ था, वो एक बार फिर जैसे उन तेज़ आवाज़ों से लड़ने लगता है, उस तपिश में जलने लगता है। उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो कहाँ कैद है। वो बस चीख रहा है बहुत ज़ोर से, पर बाहर नहीं आ पा रहा है। वो बाहर नहीं आ पा रहा है। पर फिलहाल किसी को बाहर आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि अगर वो बाहर नहीं आया तो सामने जो शख्स इस वक्त दरवाज़ा पीट रहा है वो पक्का इस शख्स को बहुत मारेगा, क्योंकि उसके शब्दों से तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। उस शख्स ने और जोर से चिल्लाते हुए कहा, यू डम हैट, अगर तुम अब बाहर नहीं निकले तो इस मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। एंड जैसे इस शख्स की आवाज़ फाइनली उस सोते हुए इंसान के कानों में गई, वो जैसे हड़बड़ा कर उठ गया। उसने चीखते हुए कहा, व्हाट द फक जोसेफ, क्या तुम कभी चिल्लाना बंद कर सकते हो? आई स्वेयर तुमने मुझे हार्ट अटैक दे दिया था, मैं कितना अच्छा सपना देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ जोसेफ ने भी चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारे सपने की ऐसी की तैसी, अगर तुम बाहर नहीं आए ना तो सच बता रहा हूँ लामनांगी, वो तुम्हारे सपनों को तुम्हारे कब्र के साथ दफन करके तुम्हें जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। बाहर आओ अभी की अभी, वरना तुम्हारी खुद की तो नौकरी जाएगी ही, तो मेरी नौकरी भी खा लोगे। मैंने किस खड़ी में तुम्हें हाँ बोल दिया था, किस खड़ी में? ये कहते हुए वो और ज्यादा चीखने लगा। एंड वही दूसरा फाइनली ईबो अपनी जमीन से उठता है। एंड उसने एक नजर अपने सोते हुए ओमेगा की तरफ देखा, एंड फिर बहुत हौले से उस ओमेगा को अच्छे से ब्लैंकेट से टक करने के बाद ईबो ने उसके फॉरहेड पर किस करते हुए कहा, तुम आराम करो, ओके? इसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत देना, वो ऐसे ही चीखता रहता है, मैं बस अभी आ रहा हूँ। ये कहते हुए वो बस जैसे ही जाने वाला था, एक बार फिर से जोसेफ को चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। एंड ईबो ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम तो गए। एंड ऐसा ही हुआ। अगले सेकंड जैसे ही ईबो ने दरवाज़ा खोला, उसने लिटरली एक पानी से भरी हुई बाल्टी जोसेफ पर लिटरली फेंक कर मारी। एंड फिर दरवाजा बंद करके चिल्लाते हुए कहा, तुमसे कितनी हजार बार मैंने कही है, मेरे ओमेगा के सामने तो जोसेफ चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ जोसेफ जो पूरा भीग गया था, उसे यकीन ही नहीं आया। एंड फिर क्या था, वो गुस्से से तमतमाता हुआ ईबो की तरफ देखता है, उसे चिल्लाते हुए कहा, यू बास्टर्ड। ये कहते हुए वो ईबो की तरफ दौड़ने लगा। एंड ईबो आगे आगे भागने लगा। फिर क्या था, एक बार फिर से हर रोज की तरह उनकी ये चूहा पकड़ने वाला गेम स्टार्ट हो गया था। एंड पूरे ग्राउंड में वो सिर्फ भाग रहे थे। आखिरी में ईबो ने अपने हाथों को ऊपर करते हुए कहा, बस बस बस, अब लेट नहीं हो रहा क्या? जोसेफ ने जैसे ईबो की तरफ घूरते हुए कहा, तुम सच में बहुत बुरे हो। ईबो ने कहा, ओह यस डार्लिंग, आई नो, तुम्हें पता है ना, मुझसे मिलने के बाद हर इंसान यही कहता है, और मेरे प्यार में पड़ने के बाद भी हर ओमेगा यही कहता है। तुम भी क्या मेरे प्यार में पड़ गए हो? डोंट टेल मी कि तुम मेरे साथ वो सब कुछ। से पहले कि वो अपनी बकवास अपने मुंह से और ज़्यादा बाहर निकल पाता, जो सब लिटरली बुक से दीवार पर पिन करते हुए कहा, मैं एक अल्फा हूँ, भूलो मत। एंड वही दूसरी बात, मैं कोई ओमेगा नहीं हूँ, वो ओमेगा जो तुम क्लब में तुम्हारे बस चुपके रहते हैं। आई एम अ रिप्यूटेड पर्सन। एंड जोसेफ की ये बात सुनने के बाद तो ईबो का जैसे हंस हंस कर बुरा हाल हो गया था। उसने जोसेफ को लिटरली से अपने से दूर करा। एंड देन फिर जोर से हंसते हुए कहा, सच में जोसेफ, मैंने तो कल रात को ही तुम्हें एक ओमेगा के साथ उसके रूम में जाते हुए देखा था। वो सब क्या था? मैंने सुना है कि तुम्हें अच्छा खासा अमाउंट मिला था। हाँ, जोसेफ ने कहा, हो रियली? तो तुम्हें भी तो मिला था बहुत सारा अमाउंट उस ओमेगा के साथ उसके रूम में जाने का? एंड जैसे ही जोसेफ ने कहा कि ईबो जैसे कूद कर उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने कितनी बार कहा है ये सारी बातें घर पर मत किया करो, मेरा ओमेगा अंदर ही है। एंड इस बात पर जोसेफ ने एक स्मिक करते हुए कहा, जिसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं है। ईबो ने कहा, क्या? हाँ सीरियसली? उसके लिए ही मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। जोसेफ ने कहा, और अगर उसे पता लगा कि उसके पीठ पीछे तुम कितने ओमेगा के साथ घूमते हो तो फिर? ये कहते हुए वो जैसे ईबो की तरफ देखने लगा। ईबो जैसे एक स्मिक करते हुए कहा, वो कुछ नहीं कहेगा। जोसेफ ने कहा, क्या? ईबो ने कहा, उसे मेरे प्यार पर यकीन है। ये कहते हुए जैसे कि वो जोसेफ की तरफ देख रहा था। एंड जोसेफ लिटरली से ईबो को डिस्कस्ट में देख रहा था। फिर उसने अपने वही जैकेट को इस साइड से उठाया। एंड ईबो की तरफ देखते हुए कहा, तुमसे बकवास करना फिजूल है। खैर अभी हमें जल्दी क्लब चलना होगा, वरना चीज़ें बिगड़ जाएंगी, जल्दी चलो। और हाँ, तुमने मेरे जो सारे कपड़े गीले कर दिए हैं ना, इन्हें प्रेस करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। ये कहते हुए दोनों लड़ते झगड़ते हुए फाइनली उस घर से बाहर आ गए थे। ईबो ने जोसेफ की तरफ देखते हुए कहा, एक मिनट में हाँ दरवाजा लगा कर आता हूँ, वो अभी ग्रैनी को आने में थोड़ा वक्त है ना, एंड मैं नहीं चाहता कि वो थोड़ा सा परेशान हो जाए। जोसेफ ने कहा, ओह है सीरियसली? वो परेशान भी होता है? मुझे नहीं लगता। ये कहते हुए जोसेफ जैसे बड़बड़ा रहा था, लेकिन वो सिर्फ दौड़ता हुआ अंदर जाता है, उस स्लीपिंग ओमेगा को अच्छे से कवर करता है। वन लास्ट टाइम उसके फॉरहेड पर फिर से किस करता है। एंड धीमे सा लैम्प कर वो फाइनली दरवाजे के बाहर आ गया था। सब कुछ देख कर कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एट लास्ट ने गहरी सांस ली, फिर वो आगे बढ़ने लगा। उसने अपनी जैकेट को वेयर कर लिया था। एंड लिटरली वो जोसेफ के साथ आगे बढ़ रहा था और बातें करता चला जा रहा था। लगभग 20 मिनट के बाद अपनी साइकिल से वो दोनों ही क्लब पहुंच चुके थे। दोनों ने अपनी साइकिल को इस साइड में पार्क किया। एंड देन जोसेफ ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, आज अच्छा पैसा कमाना है। ईबो ने कहा, ऑफ कोर्स, आज सैटरडे नाइट है एंड बहुत सारे लोग यहाँ आने वाले हैं, तो मैन लेट्स स्टार्ट। ठीक है, दोनों ने दूसरे का विंक किया। एंड फाइनली वो क्लब में एंट्री ले चुके थे। एंड फिर क्या था, उस क्लब की नियॉन लाइट के अंदर एंड जोर से बजते हुए म्यूजिक के अंदर कब कौन कहाँ खो गया कोई नहीं जान सकता था। एंड लिटरली जब तक सुबह हुई थी तब सब लोग एग्जॉस्ट हो चुके थे, खासकर वो दोनों। जोसेफ ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, मैन लिटरली हाँ बहुत टायरिंग रात थी। ईबो ने कहा, ऑफ कोर्स होगी ही ना, वैसे तुमने उस ओमेगा को बहुत परेशान किया। लेकिन तो वो विंक करते हुए जोसेफ की तरफ देखता है। जोसेफ ने ईबो की तरफ जैसे लिटरली उसके चेस्ट पर पंच करते हुए कहा, तुम भी कम नहीं थे, लिटरली दो सीरियसली तुम्हारा स्टेमिना बहुत है, हद से ज़्यादा है। एंड
कहते हुए जोसेफ सिर्फ जोर जोर से हंसने लगता है एंड वही दूसरी तरफ ईबो भी हंस रहा था। ईबो ने कहा बाय द वे चलो अब मुझे जाना होगा। जोसेफ ने कहा कम ऑन मैन, आज तुम आराम कर सकते हो ना। ईबो ने कहा बिल्कुल नहीं कर सकता, तुम्हें पता है ना मुझे न्यूज़पेपर सर्व करने हैं एंड अगर मैंने नहीं भेजे तो उसके बाद दूध की डिलीवरी करने में देर हो जाऊंगा एंड उसके बाद प्रिंसिपल कहीं पर ज़्यादा अपनी बड़बड़ आगे कर पाता। जोसेफ ने कहा कम ऑन जाओ जाओ जाओ, मुझे तुम्हारी और बकवास नहीं सुनी, लिटरली मेरे कान पक जाते हैं सब कुछ सुनकर, जाओ गो टू हेल। ये कहते हुए जोसेफ अपनी करवटें पलट लेता है एंड वहीं दूसरी तरफ ईबो फाइनली उस बेड से उठता है, अपनी जर्सी को पहनता है, अपनी साइकिल को उठाता है और निकल जाता है न्यूज़पेपर उठाने के लिए न्यूज़पेपर स्टैंड से। एंड उसके बाद एक एक कर वो सारे न्यूज़पेपर उसने सभी हाउस होल्ड में डिस्ट्रीब्यूट किए। उसके बाद पानी और दूध की बॉटल्स को भी उसने सभी हाउस होल्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया एंड ये करते करते लिटरली दोपहर के 12 बज गए थे एंड दोपहर के 12 बजे होते होते वो एट लास्ट अपने घर पर फिर से लौट आया था, जहाँ ग्रैनी उसका वहीं गेट पर खड़े होकर इंतजार कर रही थी। ग्रैनी ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा क्या? ईबो ने कहा लाया हूँ ग्रैनी, ऑफ कोर्स मुझे याद था। ये कहते हुए वो अपने शूज़ उतारता है एंड एट लास्ट वो घर के अंदर दाखिल हो गया था। उसने अपने बैग में से हर्ब्स एंड मेडिसिन को बाहर निकाला, साथ ही सब्जियां भी साइड में रख दी थी एंड देन उसने ग्रैनी की तरफ देखते हुए कहा इसने परेशान तो नहीं किया? ये कहते हुए वो स्लीपिंग पर्सन को बेड पर देख रहा था। ग्रैनी ने कहा बिल्कुल भी नहीं, बस सिर्फ एक दो बार चीखा था। ईबो ने कहा क्या? ग्रैनी ने कहा डोंट नो, पता नहीं क्या नाम ले रहा था, मुझे समझ तो नहीं आया। एंड इस बात पर ईबो उस ग्रैनी के ऊपर थोड़ा सा लीन हुआ एंड देन उसके कान में कुछ विस्पर किया, फिर वो पीछे हो गया एंड देन उस ग्रैनी की आंखें बड़ी हो गई थी। यही था ना? ठीक है, तो ईबो जैसे उस ग्रैनी की तरफ देखने लगा एंड उस ग्रैनी ने कहा हाँ हाँ शायद यही नाम था। एंड इस बात पर ईबो के चेहरे की वो मुस्कुराहट जैसे और बड़ी हो जाती है। उसने कहा हैज़ एक्सपेक्टेड, खैर मैं खाना बनाने जा रहा हूँ, आप जब तक प्लीज़ इसे। ग्रैनी ने कहा हाँ मैं जानती हूँ, मैं उसे अच्छे से नहला दूंगी एंड उसके बाद तुम आ सकते हो, बट मैं ये नहीं समझ पाती कि वो तुम्हारा ही ओमेगा है तो ये सारे काम तो तुम्हें करने चाहिए ना, मैं क्यों? ईबो ने कहा ग्रैनी आप भी ना समझा करो ना, मुझे नहीं लगता कि वो इस बात में कंफर्टेबल होगा। ग्रैनी ने कहा क्यों कंफर्टेबल नहीं होगा? ओमेगा एंड अल्फा के बीच में तो ये सब कुछ, आई मीन डोंट टेल मी कि तुम दोनों ने अभी तक। ईबो ने कहा आपको उसका मार्क नहीं दिखाई देता? ऑफ कोर्स हम लोग मीटिंग कर चुके हैं, वो तो मैं बस वो थोड़ा शाय है ना इसीलिए, एंड वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि डेलिकेट हैंड ये सब कुछ करे तो, एंड आपके हाथ तो बहुत डेलिकेट है। ये कहते उसने उस ग्रैनी के हाथों को उठा लिया था एंड ये देखकर वो ग्रैनी से शाय कर जाती है। उसने ईबो को थोड़ा सा पुश करते हुए कहा यू स्वीट टॉकर, तुम सच में बहुत ज़्यादा स्वीट बातें करते हो, खैर मैं तुम्हारे ओमेगा को बात देती हूँ और तुम मुझे एक अच्छा टेस्टी खाना बनाकर खिलाओ, डील? ये कहते हुए ग्रैनी ने ईबो की तरफ देखा एंड ईबो ने विंक करते हुए कहा डील। ये कहते हुए वो फाइनली किचन की तरफ चला गया था एंड ग्रैनी एट लास्ट उस ओमेगा के पास आ जाती हैं। उसने वही सारे हर्ब्स दवाइयों को साइड में रखा एंड एक बोल बाहर निकाला जिसके अंदर पानी भरा हुआ था, फिर एक सॉफ्ट कॉटन टॉवल बाहर निकाला एंड देन उस गर्म पानी के अंदर सोक कर वो धीमे धीमे कर उस ओमेगा की पूरी बॉडी को वाइप करने लगी। हाँ वो बात अलग है कि वो इस बात का पूरा ध्यान रख रही थी कि वो जो रोप उस ओमेगा ने पहने हुए हैं वो उसकी बॉडी से कहीं भी ना जाए, क्योंकि ईबो ने स्ट्रिक्टली वार्न किया हुआ है कि नहलाने की इजाज़त तो है बट उसे देखने की इजाज़त किसी को नहीं है। एंड ग्रैनी भी उसकी इस बात की रिस्पेक्ट करती हैं। मे बी ये पर्सन अभी गहरी नींद में सोया हुआ है पर किसी को टच करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा जेंटली एंड डेलिकेटली अपना काम कर रही थी, लेकिन बीच बीच में वो बोलती भी जा रही थी। उन्होंने उस ओमेगा की तरफ देखते हुए कहा और कितनी गहरी नींद में सोने का इरादा है? डॉक्टर्स ने कहा है कि तुम कभी भी आंखें खोल सकते हो, पर वो कब आएगा? ऑलरेडी बहुत लंबा समय हो चुका है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब जाग जाना चाहिए और अपने अल्फा का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मुझे उसकी फ़िक्र होती है और तुम्हारी इस तरीके से परवाह करते हुए देखकर कहीं ना कहीं उसकी चिंता भी होती है। कहने को तो वो कुछ नहीं कहता पर उसे तुम्हारी बस पहले वो ग्रैनी कुछ भी कह पाती। ईबो ने वहीं से चिल्लाते हुए कहा बस 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 ग्रैनी, आप कितनी बातें करती हैं, और वही दूसरी तरफ मेरे ओमेगा से मेरी शिकायत करना बंद कीजिए, वो जाग जाएगा। वैसे भी डॉक्टर्स ने कहा है ना बहुत जल्दी जागेगा, अभी वो गहरी नींद में है तो उसे आराम करने दीजिए, वैसे भी वो बहुत थक गया है, और आप बाहर आ जाइए, अगर आपका सारा काम खत्म हो गया हो तो चलो लंच करते हैं बैठकर। ठीक है, तो ईबो ने टेबल लगाना शुरू कर दिया था। ग्रैनी ने कहा तुम और तुम्हारी बातें, हाँ आ रही हूँ। ठीक है, तो एट लास्ट वो फाइनली उस ओमेगा के सारे कपड़ों को साइड कर देती हैं एंड लिटरली उसे न्यू क्लोथ्स वेयर करा देती हैं। उसके बाद उन्होंने अच्छे से उसे ब्लैंकेट से टक किया एंड देन वो बाहर आ गई थी अपने हाथों को पोंछते हुए। उन्होंने वही टेबल पर बैठते हुए कहा मैं तुमसे कहा था ना मैं घर जाकर अपने आप। तब ईबो ने कहा बस कीजिए, अब मैं आपको सैलरी तो नहीं दे सकता तो कम से कम आपका खाना तो अफोर्ड कर ही सकता हूँ। इस बात पर उस ग्रैनी ने कहा तुम सिर्फ बातें बनाते रहा करो। खैर ये बताओ आज कैसा रहा तुम्हारा दिन? ये कहते हुए तुम जैसे बात करना शुरू करते हैं। लिटरली थोड़ा वक्त गुजर गया था। ग्रैनी ने तभी ईबो की तरफ देखते हुए कहा बाय द वे मुझे याद आया, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, आज शाम को मैं नहीं आ पाऊंगी। ये सुनते के साथ ही वो एक पल के लिए रुक जाता है एंड वो ग्रैनी की तरफ देखने लगता है। ग्रैनी ने कहा दरअसल मुझे अपनी नीस के यहाँ जाना है, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है। तो ईबो ने कहा कोई बात नहीं ग्रैनी, कोई बात नहीं। ग्रैनी ने कहा पर फिर रात को तुम कैसे? ईबो ने कहा एक दिन की छुट्टी, शायद एक दिन की छुट्टी सही रहेगा, वैसे भी बहुत टाइम हो गया ना मैं छुट्टी। तभी ग्रैनी ने कहा आर यू श्योर कि तुम छुट्टी अफोर्ड कर सकते हो? ईबो ने कहा कोई बात नहीं ग्रैनी, मैंने कहा ना, एंड वैसे भी वो जो अंदर शख्स है ना
वो मेरी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। और आप ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ कर रही हैं, तो आप जाकर अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए एंड मुझे भी थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा अपने ओमेगा के साथ वक्त एंजॉय करने के लिए, ना। ठीक है, तो उन्होंने विंक किया एंड ग्रैनी सिर्फ अपना सर झटक देती हैं। तभी उन्होंने अपना बैग उठाते हुए कहा, बाय द वे उस छत को ठीक कर लेना, मैंने खबर में पढ़ा था बारिश होने के पूरे आसार हैं और अगर बारिश हुई ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत। तभी वो ने कहा, हाँ हाँ मैं कर लूँगा, आप चिंता मत कीजिए, मैंने जोसेफ से कहा है सारा सामान लेकर आने के लिए एंड आज ही मैं छत को ठीक कर दूंगा, तो अब आप जा सकती हैं बिना किसी टेंशन के। ठीक है, तो वो मुस्कुरा रहा था एंड उस ग्रैनी ने कहा, ठीक है मैं जा रही हूँ। एंड हाँ, बस पहले बार कुछ भी कह पाती इबो ने लिटरली इस ग्रैनी को गेट से बाहर निकालते हुए कहा, आप बहुत बोलती हैं, अब बाकी की बातें बात के लिए छोड़ दीजिए ना, एंड मुझे सब कुछ पता है कि मुझे क्या करना है, अब आप चलिए, बाय 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 एंड थोड़ा वक्त न्यूली वेड कपल्स को दीजिए, हमें जा रहा हूँ। ये तो वो दरवाज़ा बंद करता है एंड ग्रैनी लिटरली अपना सर झटक कर रह जाती है, ये लड़का सुधर नहीं सकता कभी भी। इसके बाद फिर क्या था, ग्रैनी अपने घर के लिए लौट गई थी एंड ईबो अपने घर के अंदर लौट गया था। पर अपने ओमेगा के पास जाने से पहले ईबो ने जल्दी से एक क्विक शावर लिया। वो बात अलग है कि पानी बहुत ठंडा था, इतना कि ईबो की लगभग कुल्फी जम गई थी, लेकिन फिर भी एट लास्ट वो अपने आप को शावर कर वो बेडरूम में आ गया था। फिर उसने वही साइड में से स्टूल उठाया, अपने बिलोवेड के पास बैठा एंड देन आखिरी में उसने वही साइड से हर्बल ऑयल उठाया एंड देन उस स्लीपिंग ब्यूटी के हाथ को जेंटली अपने हाथ में होल्ड करते हुए उसने धीमी आवाज़ में कहा, हेलो माय लिटिल फॉक्स, कैसे हो तुम, कैसा रहा तुम्हारा दिन एंड तुम्हें पता है आज क्या हुआ। ठीक है, तो वह हर रोज़ की तरह एक बार फिर से ईबो अपने पूरे दिन को अपनी उस छोटी लिटिल फॉक्स को सुनाना शुरू करता है एंड पता नहीं उस ओमेगा के कानों में कितनी बातें जा रही थी, लेकिन लिटरली आवाज़ें गूंज ज़रूर रही थी एंड ईबो एक चैटर बॉक्स की तरह जैसे फिर से शुरू हो गया था। ये हुआ, सुनो वो हुआ, अरे तुम्हें पता है आज क्या हुआ, अरे जोसेफ यार कितना परेशान करता है, लिटरली मैंने उसे आज दिखा दिया कि कौन सबसे सुपीरियर है एंड तुम्हें पता है मेरा चार्म ही ऐसा है कि लिटरली सब लोग फिदा हो गए थे, आज रोज़ से ज़्यादा लोग मेरे लिए हूट कर रहे थे एंड तुम्हें पता है। ठीक है, तो वह पूरी कहानी एक बार फिर से एक किताब में लिखी जाने लगी एंड इस बीच में ईबो का हाथ एक सेकंड के लिए भी नहीं रुका था। वो अपने ओमेगा को बहुत अच्छे से मसाज दे रहा था, उसके नर्व्स को लिटरली रिलैक्स करा रहा था एंड ये कहीं ना कहीं उसका रूटीन था। एंड उसके बाद ईबो ने वही हर्बल ऑयल को साइड किया एंड फिर बहुत जेंटली उस पर्सन के सर से उसने वो कैप हटाया एंड एक पल के लिए वो सिर्फ उस खाली जगह को देखने लगता है और पता नहीं क्यों अचानक से उसके जहन में वो लंबे काले बाल आए थे। ईबो ने सारे थॉट्स को साइड किया एंड देन एक बार फिर से ऑयल लेकर वो अब उस सर को मसाज कर रहा था। लिटरली वहाँ पर कोई बाल तो नहीं थे, लेकिन हाँ मसाज करने से शायद ग्रो हो जाए। ईबो तो इसी होप में डेली यहाँ पर ऐसी मसाज करता है, मे बी किस दिन फ्रूटफुल हो। पर बिना बालों के भी ये शख्स उतना ही खूबसूरत है जितना बालों के साथ है। ईबो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए ईबो की निगाहें अभी भी चमचमा रही थी एंड वो कंटिन्यूसली बोलना जारी रख रहा था। पर तभी अचानक से एक जोरदार खड़ाकेदार बिजली की आवाज़ सुनाई थी जिसने ईबो के जैसे हाथों को रोक दिया एंड वो एक खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगा एंड लिटरली एक पल के लिए ईबो के जैसे चेहरे का पूरा रंग ही उड़ गया। हंसा वो सिर्फ सामने की तरफ देखने लगा, उसने चीखते हुए कहा, माय गॉड बारिश नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। पर सिर्फ ईबो का कहना ही था, क्योंकि अगले ही सेकंड वो कड़कड़ाती हुई बिजली बस बारिश की तरह धर 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 कर बरसना शुरू कर चुकी थी। हैंडीबो के हाथ पांव जैसे ठंडे होने लगे क्योंकि वो बारिश बाहर कम उसके घर में ज़्यादा बरसना शुरू कर चुकी थी। हैंडीबो ने लिटरली चीखते हुए कहा, नाइस शिट, अब मैं क्या करूँ। ओह सही कह रही थी आंट, मुझे ये सब कुछ करना चाहिए था, पहले ही करना चाहिए था। ठीक है, तो वो दौड़ता भागता बस अपने शूज़ पहनता है एंड घर के बाहर आ गया था जहाँ और तेज़ बारिश बरसनी शुरू हो गई थी। ईबो ने एक नज़र अपने पूरे घर के बाहर फैले हुए सारे सामान की तरफ देखा एंड उसने सिर्फ अपने आप में बड़बड़ाते हुए कहा, इन सब सामान को उठान के रखना पड़ेगा वरना सब कुछ खराब हो जाएगा, सब कुछ। ओह शिश। ठीक है, तो वो तुरंत सीढ़ी से नीचे उतरता है एंड देन सबसे पहले अपनी साइकिल को उठाकर वहीं छाँव में रखता है। उसके बाद वो दौड़ता भागता अपने बैकयार्ड में गया था एंड सारे छोटे जानवरों को उसने बाड़े में बंद किया। फिर वो बैकयार्ड में से ही सारा कारपेंट्री का सामान उठाता है, एक सीढ़ी उठाता है जिसे वो वहीं घर के सिराने रखता है। सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ ईबो फाइनली अपनी छत पर पहुंच गया था जहां पर एक बहुत बड़ा होल था जहां से लिटरली बहुत पानी अंदर की तरफ आ जाता था। ईबो सिर्फ बारिश में भीगता जा रहा था और पूरी कोशिश कर रहा था उस छेद को ठीक करने की, पर बारिश और इस अंधेरे मौसम की वजह से ये करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन ईबो हार नहीं मानेगा, घर के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए वरना उसके लिटिल फॉक्स को तबीयत खराब होने का डर तो है ही, वहीं दूसरी तरफ घर में सीले ना जाने से मकान मालिक भी ईबो को छोड़ेगा नहीं। इसीलिए वो बस जल्दबाजी में सारे काम कर रहा था एंड इस बीच में वो हथौड़ा उसके 2-3 बार हाथों में भी लग गया था जहाँ से बस खून रिस रहा था। पर फिलहाल ईबो को ये सब कुछ देखने का वक्त नहीं था क्योंकि उसके हाथ पांव तो वैसे ही कांप रहे थे। बारिश बहुत तेज़ थी, ठंडी हवाएं चल रही थी एंड लिटरली सर्दी भी हद से ज़्यादा थी, लिटरली खून को जमा देने वाली। इसलिए वो जल्द से जल्द सब कुछ काम खत्म करना चाहता था, पर सब चीज़ें बस उसके विपरीत ही जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर का माहौल कम्प्लीटली डिफरेंट था। वो शख्स जो भी बेड पर लेटा हुआ था उसके कानों में जैसे आवाज़ें और तेज़ तरीके से गूंजने लगी।
मनूस हो तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तुमने खाया है उसे, तुम पूरी जिंदगी भर इसका पाप का बोझ उठाओगे, तुम जिंदगी भर अपनी जिंदगी देकर ये सब कुछ भुगतोगे। तुम्हारी वजह से उसके साथ ये सब कुछ हुआ है। तुम पूरी जिंदगी प्रार्थना करोगे, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए तुम ये सारे काम करोगे। मुझे माफ कर, मुझे ये नहीं करना चाहता, फिर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं कुछ और नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो। नहीं प्लीज ऐसा मत करो, मेरे हाथ छोड़ो, ऐसा मत करो, मुझे छोड़ने दो प्लीज। बस कीजिए माँ, बस कीजिए। नहीं, तुम माफ नहीं करोगे, तुमने वादा किया था, तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे, तुमने कहा था नहीं। एंड एक झटके के साथ ही वो शख्स जो बहुत गहरी नींद में न जाने कितने ही महीनों से सोया हुआ था, वो सिर्फ अपनी आंखें खोल लेता है। एंड एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक धुंध थी, एक काला हक्स था जो उसे जैसे ना देखने पर मजबूर कर रहा था। उसका सर बहुत जोर से दर्द कर रहा था, इतना तेज कि वो बस गहरी सांसें लेने लगा। पर उससे भी ज़्यादा एक डर की लहर उसके अंदर दौड़ी थी। जो कुछ भी वो देख रहा था, जो कुछ नहीं ऐसा नहीं सकता। वो बस शख्स जैसे ज़मीन पर कूदता फांदता नीचे उतरता है एंड बिना इस बात की परवाह किए हुए वो कहाँ जा रहा है। वो बस आगे बढ़ रहा था, न जाने कहाँ बढ़ रहा था, पर वो बस जा रहा था। एंड अपने पीछे वो काफ़ी सारी चीज़ों को गिराता भी जा रहा था। एंड इस गिरने पड़ने की आवाज़ को शायद कहीं ना कहीं इबो ने भी सुना था, पर उसे लगा कि यह आवाज़ घर के अंदर से तो नहीं आ सकती ना, इसलिए उसको इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर शायद उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अगले ही पल उसने एक बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनी। इतनी तेज़ वो आवाज़ थी कि लिटरली सारे खिड़की, दरवाजे, किचन की क्रॉकरी के सारे कांच बस टूट गए, बिखर गए। एंड लिटरली वो जो बस खिड़की पर चढ़ा हुआ था वो भी ज़मीन पर ज़ोर से जाकर गिरता है। पर वो आवाज़ बंद नहीं हुई थी, उस आवाज़ ने और चीखा और ज़ोर से चीखा। एंड इस आवाज़ की गूंज जैसे हर तरफ गूंज गई थी, और गूंजे भी क्यों ना, एक फॉक्स स्क्रीम कर रही थी। और जब वो चिल्लाती है, चिंघाड़ती है, चीखती है, तो कोई उससे बच नहीं सकता, कोई भी नहीं। एंड ये चीज़ इबो की आंखें जैसे बड़ा करने के लिए काफ़ी थी। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ, पर जब आवाज़ें और जोर से तेजी से घर से आने लगी तो इबो की आंखें जैसे बड़ी हो गई। लिटरली उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, लेकिन फिर भी उसने से अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहा, तो वो अपने आप को पूरी तरीके से खड़ा करता है एंड गिरते पड़ते वो भी जैसे घर के अंदर दौड़ना शुरू करता है। लेकिन घर में सर तरफ कांच था, हर तरफ कांच था और चीखने की आवाज़ बहुत तेज थी। इबो खड़ा नहीं रह सकता था इस आवाज़ के सामने, लेकिन फिर भी वो अपनी उम्मीद तक पहुंचना चाहता था। वो वहां तक पहुंचना चाहता था। आखिरी में वो जैसे गेट पर आकर खड़ा हो गया था। हेड से चिल्लाते हुए कहा, नो! ये कहते हुए जैसे कि वो रोकना चाह रहा हो, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड ठीक नहीं है। वही दूसरी तरफ रिजान जैसे ही ये खटपट की आवाज़ सुनी थी, वो लिटरली से पीछे मुड़ता है एंड एक पल के लिए ईबो की तरफ बस देखने लगता है। एंड अब वो चीख नहीं रहा था, वो बस अपनी उन खाली आंखों से और आंसुओं के साथ ईबो की तरफ देख रहा था। ईबो जैसे कांप गया था विजान के ऐसे चेहरे को देखकर, क्योंकि विजान के चिल्लाने से और उन कांच के टुकड़ों के बिखरने से कहीं ना कहीं घायल वो भी हो गया था। काफ़ी सारे कट्स लग गए थे, खून रिस रहा था, पर इस बात की उसे कोई परवाह नहीं थी। वो बस वहाँ जिंदा लाश की तरह खड़ा हुआ था उस पूरे छोटे से घर के अंदर, उन कांच और टुकड़ों के बीचों में। बस सिर्फ वो एक टक सामने खड़े हुए शख्स की तरफ देख रहा था, और वहीं दूसरी तरफ उसका निशान जो उसकी गर्दन पर था, उसका मीटिंग मार्क, उसने खुरच कर वहाँ से खून बाहर निकाल लिया था। एंड जैसे ही ईबो की निगाह उस पर आकर टिकती है, ईबो ने अपने उस भीगते हुए शरीर को बस आगे ले जाते हुए कहा, ये तुमने क्या? बस मैंने कि आगे कुछ भी कह पाता। फिजान ने जैसे ईबो की तरफ देखा और वो कांच के टुकड़ों पर लिटरली नंगे पांव आगे बढ़ने लगा। एंड दूसरे ईबो जैसे ही देखा उसे चिल्लाते हुए, क्या कर रहे हो तुम? कांच तुम्हारे पांव में, रुक जाओ। ये कहते हुए वजह से रोकने की कोशिश कर रहा था। एंड इस बात में कि वो बिना परवाह किए हुए कि वो खुद कितना ज़्यादा घायल हो सकता है, वो बस आगे बढ़ने लगा विजान को रोकने के लिए। पर विजान जैसे बस चले जा रहा था, उन कांच पर अपने नंगे कदम को रखते हुए, उन्हें घायल करते हुए और खून के बस उस निशान को पीछे छोड़ते हुए। उसके वो नाजुक कदम पूरी तरीके से लाल हो चुके थे। जितनी खैरियत से डेलिकेटली एक गुड़िया की तरह ईबो ने कुछ महीनों में विजान को रखा हुआ था उस बिस्तर के अंदर, सजाते हुए, एक एक चीज़ का ध्यान रखते हुए विजान ने उन सब चीज़ों को जैसे दरकिनार कर दिया था। और आखिर में वो अभी भी लग तो गुड़िया ही रहा था, पर एक खूबसूरत, शांत, सुंदर, सपनों में खोई हुई गुड़िया नहीं, बल्कि टूटी हुई, बिखरी हुई, लिटरली खरोची हुई गुड़िया, जिसे बस मन भर जाने पर खेल कर वहीं फेंक देते हैं, पूरी तरीके से मसल कर, कुचल कर अपने हाथों से। बिल्कुल वैसी ही गुड़िया जिसके हाथ पाँव को मरोड़ दिया गया है, उन्हें खुरच दिया गया है। उसके लंबे घने बालों को मन भर जाने पर बस अपने हाथों से उखाड़ कर, नोच कर उसे गंजा कर दिया गया है।
उसकी खूबसूरती पसंद नहीं आई तो उसके जिस्म को जख्मों से भर दिया गया है। सब तो कह रहा था उसका अक्स कि उसके साथ क्या क्या किया गया है, जिसके जख्म इतने ज़्यादा गहरे थे जो बस खुल गए थे और रिसना शुरू कर चुके थे, जिसके गले पर वो निशान था जिसे वो नहीं चाहता था, इसीलिए उसने और कुचल कर उसे बस और गहरा घायल कर दिया था, और जिसकी आंखें पूरी तरीके से खाली, नफरत से भरी हुई और आंसुओं में लिप्त थी, जिसके होठ पूरी तरीके से सूखे हुए थे लेकिन जिन पर सवाल था, जहर था, और उससे भी ज़्यादा उसका दिल जो पूरी तरीके से काला हो चुका था। आखिरी में वो बस ईबो के सामने आकर खड़ा हो गया एंड ईबो सिर्फ जैसे अपने ओमेगा की तरफ देखने लगा। उसे अपने हाथों को बढ़ाकर उसे छूने की भी कोशिश की लेकिन विजान ने सिर्फ अपने हाथ को बीच में रखा एंड एक धीमी आवाज में कहा, नहीं, नहीं, छूना मत मुझे, छूना मत। एंड विजान की इतनी धीमी और इतने ज़्यादा कड़वे शब्दों को सुनकर ईबो का आजिज़ वही हवा में रह जाता है। विजान ने कहा, आखिर में तुमने वादा किया था, वादा किया था तुमने, फिर क्यों किया? हाँ, ये तो विजान ने अपने गर्दन पर निशान पर अपना हाथ रख लिया था। ईबो ने अपनी धीमी और टूटी हुई आवाज में कहा, मेरी बात सुनो। विजान ने कहा, सबने धोखा दिया पर तुम पर यकीन किया था मैंने, तुमने मुझसे कहा था मैं तुम पर यकीन कर ठीक है। तो विजान जैसे ब्लड वॉमिट करता है। ईबो ने कहा, रुक जाओ मत बोलो, तुम्हारे जख्म कह रहे हैं अभी, मत बोलो। पर विजान वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने फिर से ईबो की तरफ देखते हुए कहा, बहुत गहरे हैं और ये तुम सबने दी, तुमने वादा किया था ना, वादा किया था, फिर क्यों किया ऐसा? अब तो खुश होना तुम, आखिर में मैं हार गया है ना, आखिर में मैं हार गया। ठीक है। तो विजान के मुंह से जैसे खून निकलता है एंड लिटरली वजह से बस बेहोश हो जाता है। पर इससे पहले कि विजान का वो निढाल शरीर उन कांच पर गिरकर और ज्यादा घायल हो पाता है, वो चिल्लाते हुए कहा, विजान। ठीक है। तो वो विजान के उस शरीर को जैसे अपनी बाहों में थाम लेता है एंड लिटरली वो खुद उस कांच पर बैठ जाता है, विजान को अपनी बाहों में लिए हुए, जो बस गहरी नींद में एक बार फिर से सो चुका था। एंड ईबो ने अपनी इमोशनलेस वॉइस में एंड उन खाली आंखों से विजान के चेहरे की तरफ देखा, फिर अपने उन हाथों से उसके चेहरे को सहारा देते हुए उसे अपने सीने के करीब लेकर आया, फिर उसके माथे को चूमते हुए, उसकी आंखों को चूमते हुए, उसके आंसुओं को लिटरली लिक करते हुए उसने बहुत धीमे से उसके कान में विस्पर करते हुए कहा, बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। ये कहते हुए एक बार फिर से ईबो ने विजान के उस पूरे शरीर को बिल्कुल किसी गुड़िया की तरह अपनी बाहों में भर लिया था और अपने सीने से चिपका लिया था, और आखिरी में वो उस कांच से उठता है, विजान को गोद में उठाता है एंड बिस्तर पर बस लेटा देता है, और उसके बगल में वो खुद लेट गया था, और एक बार फिर से उसने विजान के शरीर को अपनी बाहों में भर लिया था, और एक टक वो जैसे बस सिर्फ बाहर की तरफ देखने लगा, उन टूटे हुए कांच से पड़ती हुई उन बारिश की तरफ। पता नहीं आज बाहर ज़्यादा ठंडा मौसम था या घर के अंदर, शायद घर के अंदर ही था। वो घर पूरी तरीके से तितर बितर हो गया था, रोशनी नहीं, उस घर के अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन फिर भी उस हल्फा की निगाहें जैसे चमक रही थी उस अंधेरे में, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आसमान में बिजली चमक रही थी, और उस बिजली की कड़कड़ाहट के साथ उस अल्फा के मीटिंग मार्क के वो निशान उस ओमेगा की गर्दन पर चमक रहे थे, जैसे कोई खूबसूरत कांटेदार गुलाब खिल रहा हो, और उस कांटेदार गुलाब के बीच में एक तितली फंसी हुई हो, जिसके उन बड़े बड़े परों को वो गुलाब की तीखी और नुकीले कांटे सिर्फ घायल कर रहे हैं, सिर्फ घायल,
सो हे एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को आज का ये पार्ट पसंद आया होगा एंड व्हाट यू थिंक, आखिर चल क्या रहा है, या फिर एग्जैक्टली सवाल पूछा जाए कि आखिर होने क्या वाला है। तो अगर आपके पास कोई जवाब हो तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा कि आज के इस पार्ट में आपको क्या समझ आया, आपको क्या लगा, क्या हो रहा था आज के पूरे पार्ट में। हमारे द प्रिंस लान वांगीबो आगे ये सारे काम। बाकी आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है ये भी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।